क्या आपका बच्चा पहले बहुत अच्छा सोता था और अब अचानक से बहुत ज़्यादा जागने लग गया है? 30 या 1 घंटे की नैप के बाद वो जाग जाता है, आपको लगता है कोई इश्यू है, तो टेंशन मत लीजिए। ये शायद स्लीप रिग्रेशन है और आज हम इसके बारे में तमाम डिटेल जानते हैं कि ये होता क्यों है और इसके पीछे रीज़न क्या है, साइंस क्या कहती है और इसका हल क्या है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल ज़ाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फाउंडर भी। मैं हर वीक रिसर्च बेस्ड टॉपिक शेयर करती हूँ और मदर्स को उनके टिप्स भी बताती हूँ। तो जल्दी से फॉलो कर लें। और अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अच्छा, तो स्लीप रिग्रेशन एक टेम्परेरी फेज़ होता है जिसमें न्यूबॉर्न की जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पहले अगर बच्चा 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे अच्छी नींद ले लेता था, अब वो बार-बार जागता है, बहुत ज़्यादा फसी हो जाता है, दिन में भी कैट नैपिंग कर रहा होता है, यानी कि 30 से 40 मिनट की नैप्स लेकर उठ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेटिंग हुआ हुआ होता है। ये इसलिए हो रहा होता है कि न्यूबॉर्न जो है उनका ब्रेन रैपिडली डेवलप कर रहा होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूनेटल स्लीप रिसर्च के मुताबिक बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम एक्टिव स्लीप में गुजार रहे होते हैं। एक्टिव स्लीप जो होती है वो अडल्ट्स की आरईएम स्लीप साइकिल जैसी ही होती है। फिर 3 से 5 महीने के दरमियान में बच्चे का जो स्लीप आर्किटेक्चर होता है वो मैच्योर होना लग जाता है। बच्चे के ब्रेन के अंदर जो ब्रेन वेव्स होती हैं जिसमें स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस वो मैच्योर हो रही होती हैं, ग्रो हो रही होती हैं। ये वो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, ये वो वेव्स होती हैं जो बच्चे को लाइट स्लीप और डीप स्लीप के अंदर ट्रांजिशन कंट्रोल करने में काम मदद दे रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा, तो जब ये साइकिल बनती है तो बच्चा नेचुरली 45 मिनट से 60 मिनट्स के दरमियान एक लाइट फेस में आ जाता है और अगर बच्चा सेल्फ सूथ नहीं कर पाता तो वो जाग जाता है और फंसी हो जाता है। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं उनको स्लीप एसोसिएशन होती है किसी न किसी चीज़ से, जैसे कि फीडिंग से या आपकी गोद से, आपकी कडल से, तो वो जिस हालत में सोया हुआ होता है अगर वो उसी तरीके से वापस नहीं सो पाता तो वो जाग जाता है और वो फंसी हो जाता है। इस फेज़ को हम कहते हैं स्लीप रिग्रेशन। रिसर्च स्टडीज के मुताबिक सबसे पहला मेजर स्लीप रिग्रेशन जो है वो 4 मंथ्स के मार्क पे देखा जाता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बच्चा फर्स्ट टाइम अपना सर्केडियन रिदम डेवलप कर रहा होता है। लेकिन ये एक बार का प्रोसेस नहीं होता है। अराउंड 8 to 9 मंथ्स बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होती है जिसमें बच्चा या क्रॉलिंग और खड़ा होना भी सीख रहा होता है। तो इस टाइम भी बच्चे का ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है कि वो रात में भी प्रोसेस कर रहा होता है। 12 मंथ्स में बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज और उसकी मेमोरी नेटवर्क जो होता है वो एक्सपांड कर रहा होता है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सीख रहा होता है, तब भी उसका जो उसकी स्लीप है वो लाइट फेस में होती है और बच्चा जो है वो रिग्रेशन शो कर सकता है। 18 मंथ्स के अंदर बच्चे की ऑटोनमी और उसकी जो है टैंट्रम्स डेवलप हो रहे होते हैं और हार्मोनल्स और इमोशनल बैलेंसेस से वो गुजर रहा होता है, तो उस टाइम पे भी जो है वो रिग्रेशन काफ़ी कॉमन है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा और टेक्निकल देखते हैं। बेबी की बॉडी के अंदर या नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं। एक मेलाटोनिन होता है जो कि स्लीप इंड्यूस करवा रहा होता है, दूसरा कॉर्टिसोल होता है जो कि अलर्टनेस के लिए होता है। अच्छा, अब बच्चे का जो बॉडी क्लॉक होता है वो मैच्योर नहीं होता, तो इसमें दोनों हार्मोन एसिंक्रोनी में चलते हैं। यानी कि कभी बच्चा रात को बहुत ज़्यादा अवेक हो जाता है, जाग रहा होता है, कभी दिन में बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है। येल स्लीप मेडिसिन के एक रिव्यू के मुताबिक ये इम्बैलेंस होता है वो टेम्पररी होता है। जब बच्चे के सर्केडियन रिदम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर बच्चा जो है वो रात में ज़्यादा सोने लगता है क्योंकि मेलाटोनिन रात में हाई होता है और कोर्टिसोल लो हो जाता है और दिन में जो है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन लो होती है और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन रहती है, तो बच्चा दिन में जाग रहा होता है। अच्छा, क्या कॉमन साइन्स हैं कि बच्चा जो है वो स्लीप रिग्रेशन से गुज़र रहा है? सबसे पहला ये कि वो रात में बहुत ज़्यादा जागने लग गया है। दूसरा ये कि वो कैट नैपिंग कर रहा है, पहले वो नैप्स 1 से 2 घंटे ले लेता था, अब वो सिर्फ़ 30-30 मिनट्स के छोटे-छोटे नैप ले रहा है। तीसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा फ़ीडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हुआ हुआ है, फसीनेस शो कर रहा है और बार-बार सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट पेरेंट के पास जो भी उसका प्राइमरी केयरगिवर है, उसी के पास जाता है, उसी से ही वो सूट होता है। तो अगर बच्चा वेट गेन सही कर रहा है और ज़्यादा मूडी नहीं है, ज़्यादा स्लीपी नहीं है, तो ये एक हेल्दी फ़ेज़ है, डेवलपमेंटल फ़ेज़ है और ये गुज़र जाएगा। अच्छा, अब हम आपको एविडेंस बेस्ड प्लान बताते हैं, क्या सॉल्यूशन है और क्या टिप्स आपने फ़ॉलो करने हैं ड्यूरिंग द स्लीप रिग्रेशन फ़ेज़। पहली चीज़ तो ये कि आपने एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन फ़ॉलो करना है।
बेबीज़ थ्राइव्स ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आप बच्चे को एक बेड टाइम रूटीन फ़ॉलो करवाती हैं शुरू से ही, तो आप उसके साथ स्टिक रहें, उसमें कोई चेंजेस ना लाएँ। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे एक रूटीन में चलते हैं, वो जल्दी इस फ़ेज़ से गो थ्रू कर जाते हैं। अब एक अच्छी रूटीन क्या होती है कि जिसमें 30 मिनट्स में एक कामिंग रूटीन होनी चाहिए, जिसमें आपने बच्चे को पहले बाथ करवाया, नहीं तो मसाज करवाया, डायपर चेंज करवाया, उसको फ़ीड करवाने के बाद बुक रीडिंग या कोई भी आप उसके साथ इंटरेक्शन जो करती हैं, कडलिंग करना, वो करवाया एंड देन बच्चे को सुला दिया। ये रूटीन बच्चे के लिए बड़ी हेल्दी साबित होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चे को सेल्फ सूथिंग टेक्नीक सिखाएँ। बच्चा जब सेल्फ सूथ नहीं कर पाता, तभी वो लाइट फ़ेज़ में जाग जाता है। अब सेल्फ सूथिंग टेक्नीक्स में क्या होता है कि जैसे बच्चे को ड्राउज़ी बट अवेक कंडीशन में उसके क्रिब में या उसके सोने की जो भी जगह है, वहाँ पे लिटाया जाए ताकि बच्चा खुद सोने की आदत डाल सके। ये टेक्नीक बहुत फ़ायदेमंद है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ड्राउज़ी बट अवेक टेक्नीक जो है वो रिग्रेशन को बहुत जल्दी ओवरकम करने में बहुत कारआमद है। इसके अलावा हमारे पास होता है कि एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए, बच्चे को जिस रूम में आप सुला रही हैं वो डिम होना चाहिए और टेम्परेचर उसका कंट्रोल होना चाहिए 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाइट नॉइज़ का इस्तेमाल अगर आप करती हैं तो वो लाज़मी करें बच्चे को रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा कोई स्क्रीन बच्चे के इर्द-गिर्द नहीं यूज़ करनी है और डिम स्पेस रखनी है ताकि बच्चे का मेलाटोनिन रिलीज़ हो सके और वो आराम से सो सके। अच्छा, इसके अलावा होता है कि डे एंड नाइट क्यूज़ को आपने फ़िक्स करना है। अगर बच्चे को आप नैप्स दे रही हैं तो कोशिश करें उसमें लाइट जो है वो हो ताकि बच्चा डिफरेंशिएट कर सके कि दिन में जो है वो लाइट है तो उसने ज़्यादा डीप नहीं सोना है और रात के अंदर जो है वो बिल्कुल डिम स्पेस हो ताकि बच्चे को डे एंड नाइट कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, 5वीं चीज़ होती है कि ग्रोथ स्पूट्स में जो है वो फीडिंग डिमांड बढ़ जाती है। बच्चा अपना जो है वो फीड ज़्यादा माँग रहा होता है, क्लस्टर फीडिंग कर रहा होता है। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के मुताबिक जो है ना वो रिग्रेशन के अंदर भी फीडिंग ज़्यादातर बच्चे ले रहे होते हैं। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बच्चे को क्लस्टर फीड करवाइए और बाद में नॉर्मल पैटर्न में आ जाती है। अच्छा, कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क किए हैं और मैंने ये चीज़ देखी है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो मैं रिसर्च के साथ यहाँ पे कोट करती हूँ। पहली चीज़ ये है कि बच्चे का वेक विंडो बड़ा मैटर करता है क्योंकि अगर बच्चा ओवर टायर्ड है या अंडर टायर्ड है, तो बच्चा रात में भी ज़्यादा जागेगा। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 3 टू 6 मंथ्स वाले उनकी वेक विंडो 1.5 आवर्स से 2 आवर्स तक होती है, इससे ज़्यादा अगर वो जागते हैं, तो वो ओवर टायर्ड हो जाते हैं। तो वेक विंडो का ख़्याल ज़रूर रखिएगा ताकि वो रात में अच्छी नींद ले सके। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक जेंटल मसाज होता है वो बच्चे के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे मेलाटोनिन की प्रोडक्शन हाई हो जाती है, कोर्टिसोल की प्रोडक्शन लो हो जाती है, तो बच्चा आराम से और सुकून से सो जाता है। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है बच्चे का डे टाइम इंटरेक्शन करवाना, यानी कि बच्चे को टमी टाइम करवाना, दिन में सनलाइट एक्सपोज़र करवाना और इसके साथ खेलना, इंटरैक्ट करना, वो बच्चे के सर्केडियन रिदम को सेट करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही होती हैं रिग्रेशन से गुज़रने में। अच्छा, अगर आपका बच्चा 3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली रेस्टलेस है, अच्छी नींद नहीं ले रहा, वेट लॉस भी कर रहा है, इरिटेबिलिटी शो कर रहा है, बहुत फसी हो गया है, तो लाज़मी अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। पर्सिस्टेंट स्लीप इश्यूज़ जो होते हैं, कभी-कभी आयरन डेफिशिएंसी या रिफ्लक्स या कोई एलर्जीज़ के साथ भी लिंक्ड होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्लीप रिग्रेशन जो है वो डेवलपमेंटली नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें आपका पेशेंस, कामनेस और आपका जो नॉलेज होती है पहले से, वो आपको बहुत हेल्प करती है इस फेज़ से गो थ्रू करने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर मदर के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।